आइए स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर शुरू करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आप जानते हैं ऐसे केमिकल जिनमें COOH ग्रुप आ जाए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। ये आप दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक। एलिफेटिक जो कि ओपन चेन होंगे, और जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैं ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकते हैं, ये पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकते हैं। चेन ओपन होगी, लेकिन अगर एक COOH ग्रुप लगाओ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर COOH एक से ज़्यादा लगे हों पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे अगर COOH दो लगे हों और दो ही कार्बन हो तो ये केमिकल ऑक्सैलिक एसिड कहलाता है। अगर तीन कार्बन हो और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो इसे मेलोनिक एसिड कहते हैं, या आप इसे कहेंगे प्रोपेन डाइओइक एसिड, इसे आप कहेंगे इथेन डाइओइक एसिड। ठीक है, तो IUPAC नेम भी साथ साथ देखते जाएं, इथेन डाइओइक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड, और ये है प्रोपेन डाइओइक एसिड या मेलोनिक एसिड। इस तरह आपने एक और अल्कीन की प्रिपरेशन में ये कार्बोक्सिलिक एसिड देखा था जो कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसे कहते हैं सक्सीनिक एसिड या 1,4-ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ठीक है, तो ये भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। आपने एक और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड देखा है अल्कोहल की नोमेनक्लेचर में, इसे टार्टेरिक एसिड कहते हैं। तो इसका IUPAC नेम बनेगा 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, क्योंकि अगर आप नंबरिंग यहाँ से करें तो 1 2 3 2 3 पे डाई हाइड्रोक्सी है, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ठीक है, तो बिल्कुल इस जैसा है जो हमने सक्सीनिक एसिड पढ़ा था, लेकिन इसमें डाई हाइड्रोक्सी लगा दिया है। तो 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ये है ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ये जो एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इन्हीं को फैटी एसिड कहा जाता है, क्योंकि इनके जो हायर मेंबर्स होते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और ओपन चेन वाले, ये जैसे कि पाल्मिटिक एसिड है, स्टीरिक एसिड है, ये तमाम के तमाम हाइड्रोलाइसिस से मिलते हैं फैट की। तो ये फैटी एसिड भी आपको याद करना है। फैटी एसिड कौन से होंगे? ये एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हायर वाले, और आपने इनके नाम और फार्मूले याद करने बुक से, नेम एंड फार्मूला। कौन कौन से बुक में मेंशन है? स्टीरिक एसिड का मेंशन है, पाल्मिटिक एसिड का मेंशन है, तो आपने वो याद कर लेने हैं। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी दो किस्म के होते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें COOH एक हो जैसे बेंजोइक एसिड है, पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें COOH एक से ज़्यादा हो जैसे ये थैलिक एसिड है, या 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आपको इनके दोनों किस्म के नाम आने चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला जो होता है ना, CnH2nO2, मतलब जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल CH3COOH में देख लें, अगर दो कार्बन है तो हाइड्रोजन 4 है, उसके डबल और दो ऑक्सीजन है। लेकिन ये जनरल फार्मूला वैलिड है सिर्फ और सिर्फ ये वाले एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, बाकियों के लिए कोई जनरल फार्मूला नहीं है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लें। कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे पहले स्टेट एंड ऑर्डर, तो पहले तीन कार्बोक्सिलिक एसिड, पहला होगा मेथानोइक एसिड, फिर एथानोइक एसिड, फिर प्रोपानोइक एसिड। कलरलेस लिक्विड होते हैं और इनकी पंजेंट स्मेल होती है। अगले तीन 4 से लेकर 6 तक ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड कलरलेस लिक्विड होते हैं और अनप्लेजेंट स्मेल होती है। तो ये सारे लिक्विड कलरलेस ही हैं पहले 6, लेकिन इसकी पंजेंट स्मेल पहले 3 की और नेक्स्ट 3 की अनप्लेजेंट स्मेल। सोलबिलिटी, ये पहले 4 कार्बोक्सिलिक एसिड ब्यूटानोइक एसिड तक मुकम्मल तौर पे पानी में हल हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, लेकिन इनकी सोलबिलिटी कम हो जाती है जैसे जैसे इनमें कार्बन बढ़ते हैं। सोलबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। ये पानी में हल क्यों होते हैं? क्योंकि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। देखें, वाटर का हाइड्रोजन इनके ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा और वाटर का ऑक्सीजन इनके हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये पानी में सोलबल हैं, लेकिन फिर हायर कार्बोक्सिलिक एसिड की सोलबिलिटी कम क्यों हो जाती है? क्योंकि उनमें R ग्रुप बढ़ जाता है और R ग्रुप नॉन पोलर होता है। तो जैसे जैसे R ग्रुप बड़ा होगा वैसे वैसे सोलबिलिटी कम होती जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। इन्हें देखा गया जैसे कि नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन में, वाटर में तो पोलर सॉल्वेंट में तो अलग रहते हैं। मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड को रेड बनाया, तो देखिए रेड कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे रेड कार्बोक्सिलिक एसिड से सेपरेट है, बीच में वाटर आ गया। वाटर में इस अंदाज में रहेंगे, हर मॉलिक्यूल दूसरे से अलग रहेगा, लेकिन
अगर आप इन्हें बेंजीन में हल करेंगे जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है या इसी किस्म का और कोई सॉल्वेंट जो नॉन पोलर है, तो फिर ये डाइमर की शक्ल में रहते हैं, पेयर की शक्ल में। और ये डाइमर की शक्ल में इसलिए रहते हैं कि ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, एक का एच दूसरे के ओ के साथ, एक का और दूसरे के एच के साथ। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन में डाइमर की शक्ल में रहते हैं, इसे साइक्लिक डाइमर बोलते हैं। इनके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो कार्बन डिपेंडेंट होते हैं, दे इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। ये है फॉर्मिक एसिड, इसका 100 डिग्री है, आपने कार्बन 2 कर दिया, एसिटिक एसिड 118 डिग्री हो गया, कार्बन 3 कर दिए, मजीद बढ़ गया। तो आप कह सकते हैं कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है डायरेक्ट है नंबर ऑफ कार्बन के, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल ही इरेगुलर है, किसी का ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम हो सकता है। तो अमूमन ये देखा गया है कि जिनमें कार्बन इवन हो, फॉर एग्जांपल ये है 1 2 3 4 4 कार्बन का, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा अपने नेबर ऑड कार्बन वाले से। नेबर वाले देखने तो देखें 3 कार्बन वाला देखें प्रोपानोइक एसिड, और 5 कार्बन वाला देखें पेंटानोइक एसिड, इसका -6 था। ये वैल्यू ज़्यादा है इससे भी, जिसमें 3 कार्बन है उसका -22 है, कम हो गया, और जिसमें 5 कार्बन है उसका भी कम हो गया, उसका -36। तो इवन वाले का ज़्यादा होता है अपने नेबर ओड वालों से, अमूमन ऐसे होता है। आपने वैल्यूज याद कर लेनी है कि ब्यूटानोइक एसिड का ज़्यादा है प्रोपानोइक एसिड से और पेंटानोइक एसिड से। स्टूडेंट डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड 3 किस्म के रिएक्शन देते हैं, ड्यू टू एच। एक ऐसे रिएक्शन होंगे जिनमें ये हाइड्रोजन आयन दिया करेंगे, ये एसिडिक रिएक्शन है, और इनमें सॉल्ट बना करेंगे, तो इन्हें सॉल्ट फॉर्मेशन भी कहा जा सकता है, इन्हें रिएक्शन एज एन एसिड भी कहा जा सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ना बीइंग एसिड, जब ये पानी में हल होते हैं ना तो पानी में इनकी आयोनाइजेशन हो जाती है, ये अपना एच आइन देते हैं, और इनका जो ये नेगेटिव आइन है ये लहदा होगा, एच आइन पानी में दे देंगे, इसलिए एसिड ने पानी में हाइड्रोजन आइन देते हैं। तो वो तमाम रिएक्शन जो एसिड दिया करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी दिया करते हैं विद बेस। जब भी आप किसी बेस के साथ इन्हें मिलाएंगे ये अपना एच आइन देंगे, बेस अपना OH देगा, मिलके वाटर बना देंगे, और ये सॉल्ट बन गया सोडियम एसीटेट विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ये तमाम एसिड में खूबी होती है अगर वो स्ट्रॉन्ग हो, तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया करते हैं। तो ये भी एसिड हैं, ये अपना H देंगे, यहाँ से जो सोडियम है सॉल्ट बनाएंगे यहाँ पे आके, तो 2 सोडियम है तो आपको 2 लेने पड़ेंगे, CH3COONA बन गया। यहाँ से ये H ये CO3 के साथ मिलके H2CO3 बनाता है, लेकिन वो डिकम्पोज हो जाता है, उससे वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यहाँ पे देखें, यहाँ से H रिप्लेस होगा सोडियम से, सोडियम यहाँ पे आ गया, जो H है इस H के साथ मिलके H2CO3 बनाएगा, वो डिकम्पोज हो गया H2O और CO2 बना देगा। विद मेटल, तमाम एसिड अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो मेटल के साथ भी मिलते हैं, CH3COOH यहाँ से H देगा और मेटल यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ भी सॉल्ट बना, और ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे H2 की शक्ल में गैस बना देंगे। तो एसिड मेटल के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाया करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी ये काम करते हैं। आप देखें इन तमाम रिएक्शन में सॉल्ट लाजमी बना, इसीलिए आप इन रिएक्शन को कह सकते हैं सॉल्ट फॉर्मेशन। दूसरी किस्म का रिएक्शन है ड्यू टू OH, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का OH रिप्लेस हुआ करेगा। ये डिटेल्ड रिएक्शन है, इसमें एसिड हेलाइड वाला रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, एस्टर फॉर्मेशन है, एमाइड फॉर्मेशन है, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन है, तो इन्हें बाद में डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास तीसरा केस है ड्यू टू COOH। 2 ऐसे रिएक्शन हैं जिनमें COOH मुकम्मल तौर पर रिएक्शन में हिस्सा लेगा, यहाँ पे H हिस्सा ले रहा था, यहाँ पे OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड और OH मुकम्मल तौर पर हिस्सा लेगा। एक पार्शियल रिडक्शन का रिएक्शन है, एक कंप्लीट रिडक्शन का रिएक्शन है। पार्शियल रिडक्शन में आप ना कार्बोक्सिलिक एसिड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इस अंदाज में रिएक्शन चलता है कि ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, ये जो लीनियर है ये एज इट इज रहता है, और बाकी यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएंगे, तो CH3C और यहाँ पे OH मौजूद है। तो बाकी इस कार्बन के बॉन्ड पूरे करने के लिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए, तो हाइड्रोजन का आ जाना रिडक्शन होता है। ये जो ऑक्सीजन निकला ये भी 2 हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर बना देगा। तो टोटल यहाँ पे जो हाइड्रोजन यूज हुए रेड वाले मैंने किए 4, तो आपको यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। ये थी पार्शियल रिडक्शन। और कंप्लीट रिडक्शन में आपको 6HI फास्फोरस की मौजूदगी में लेना पड़ेगा। अब क्या होगा, अब ये चेन कार्बन की ऐसे ब्रेक होगी, तो CH3 और ब्लैक वाला कार्बन C, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए आपने हाइड्रोजन लगाना है, क्योंकि रिडक्शन का रिएक्शन हाइड्रोजन आएंगे। ये बन गया जी इथेन। यहाँ पे अल्कोहल बनते हैं, यहाँ पे अल्केन बनते हैं। बाकी देखें जितने भी ऑक्सीजन हैं 2 ऑक्सीजन बचे,
आप उससे वाटर बनाइए 2H2O, और जितने भी ये आई हैं इससे आप आयोडीन को सेपरेट कर दें 3I2। आयोडीन तो सेपरेट हो गया, आपके ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, 2 2 4 एंड 3 3 6 10 है टोटल। यहाँ पे हाइड्रोजन देखें 3 एंड 1 4 एंड 6 10, बैलेंस इक्वेशन होगी। तो ये बहुत अहम चीज़ है कि अगर आपने कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना हो आपने इस कंडीशन पे बनाना है, अगर आपने कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कीन बनानी है तो आपने इस कंडीशन पे बनानी है। स्टूडेंट हम डिटेल में देखेंगे रिएक्शन BO2OH ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के वो रिएक्शन जिसमें OH इन्वॉल्व होता है, पहले तो हम देखें ये रिएक्शन किस किस्म के होंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बन है ना ये एल्डिहाइड कीटोन की तरह पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखता है, क्योंकि इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, लिहाजा कोई भी न्यूक्लियोफाइल जिसे पॉजिटिव चार्ज की तलाश है वो इस कार्बन पर अटैक कर सकता है। और जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा तो यहाँ से OH को निकल के जाना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल आके लग गया, OH निकल गया, तो ये कौन से रिएक्शन हो गए, ये रिएक्शन हो गए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कार्बोनाइल कंपाउंड इस OH ग्रुप की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अगर ये जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है ये हो OR तो फिर ये एस्टर बन जाएगा, ये एस्टर फॉर्मेशन का रिएक्शन होगा। अगर आने वाला न्यूक्लियोफाइल हैलोजन हो तो ये एसिड हेलाइड बन जाएगा, हेलाइड फॉर्मेशन का रिएक्शन होगा। अगर आने वाला ग्रुप NH2 आ जाए, ये न्यूक्लियोफाइल की जगह NH2 आ जाए तो ये एसिड इमाइड बन जाएगा, ये इमाइड फॉर्मेशन का रिएक्शन है। तो इसके डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये जो OH नेगेटिव निकल गया है तो स्टूडेंट ये समझेंगे जो OH नेगेटिव दे दे वो बेस होता है, तो ये तो बेस बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा नहीं है। बेस वो होता है जो कि OH नेगेटिव दे और उसका OH नेगेटिव सोल्यूशन में कायम रहे। जैसे NaOH है ना, तो ये OH नेगेटिव देता है, इसका OH नेगेटिव सोल्यूशन में मौजूद रहता है। ये OH नेगेटिव जो रिप्लेस होगा ये इस शक्ल में नहीं रहेगा बल्कि इससे नए केमिकल बना करेंगे, अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो पहला रिएक्शन स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद PCl5 एंड SOCl2। कार्बोक्सिलिक एसिड PCl5 या PCl3 के साथ भी मिल सकते हैं और SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ भी मिल सकते हैं, ये जैसे कि अल्कोहल मिला करते थे। तो अब देख लें, जब भी PCl5 के साथ मिलेंगे तो अल्कोहल की तरह आपने बनाना है। Cl3 है तो यहाँ पे आपने 3 लगा देना है ताकि Cl बैलेंस हो जाए। ये जो है CH3C डबल बॉन्ड हो, इसके साथ आगे Cl मिलेगा, एसिड हेलाइड बन जाएगा। इसके अलावा बाकी क्या चीज़ बची, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन और 1 P, ये मिलके बनाएंगे H3PO3 फास्फोरस एसिड। दूसरा रिएक्शन देखें PCl5 के साथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड PCl5 के साथ भी मिल सकता है, बिल्कुल ऐसे आपने इसे बनाना है। अब क्या आपने ये 5Cl है तो 5 नहीं लेना बल्कि आपने एक से ही बनाना है, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आप लगा देंगे ये रेड वाला Cl एक, बाकी आप देखें जो यहाँ से ब्लैक वाला H निकलेगा दूसरे Cl के साथ मिलके HCl बना देगा, और फिर बाकी क्या बचा, एक P बचा, एक O बचा और 3 Cl, ये POCl3 बना देंगे। तो आपने देखा कि इन रिएक्शन में जो OH नेगेटिव है वो शक्ल में नहीं एग्जिस्ट कर रहा बल्कि उससे नए केमिकल बन रहे हैं। SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ क्या होगा, वही बात के Cl यहाँ पे अटैच होगा, CH3C डबल बॉन्ड O एंड Cl, और यहाँ पे देखें ये जो H निकलेगा Cl के साथ मिलकर HCl बना देगा, और ये जो O है ये O के साथ मिलकर SO2 बना देगा। तो ये इक्वेशंस आपको पता होना चाहिए कि एसिड हेलाइड तो बनते हैं, उसके साथ कौन से केमिकल बनते हैं ये पूछा जा सकता है। फास्फोरस एसिड POCl3 फास्फोरस ऑक्सीट्राइक्लोराइड HCl और HCl एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें, SOCl2 वाले का हमारी बुक में मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं होती, मैकेनिज्म से जो मेन पॉइंट है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वो आपने याद करने होते हैं। फॉर एग्जांपल पहले स्टेप में ये वाला SOCl2 मैंने इस तरह लिखा है, ये वाला अपना Cl देगा, ये वाला अपना H देगा और ये HCl अलहदा हो जाएगा, बाकी ये जो केमिकल दोनों थे ये कंबाइन हो जाएंगे। तो CH3C डबल बॉन्ड O और ये H डबल बॉन्ड O Cl, ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन गया और ये HCl अलहदा हो गए। तो पहले स्टेप में पूछा जा सकता है कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड में SOCl2 डाल दें तो इसके पहले स्टेप में कौन सा रिएक्शन होता है। तो क्या ख्याल है पहले स्टेप में कौन सा रिएक्शन हुआ है भाई, ये कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ है। आपने पढ़ा ना कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है,
कंडेंसेशन रिएक्शन में दो केमिकल मिलकर एक बड़ा केमिकल बनाते हैं विद एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर और HCl और अमोनिया। अब देखें, लेकिन कभी भी इस पूरे रिएक्शन को कंडेंसेशन नहीं बोल देना। पूरा रिएक्शन मैंने आपको पहले बता दिया है। ये एसिड हैलाइड का बनना कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं आपको मैकेनिज्म के पहले स्टेप का रिएक्शन बता रहा हूँ। मैकेनिज्म के पहले स्टेप में कंडेंसेशन हुई है, तो ये आपने गलती नहीं करनी कि ये कंडेंसेशन का रिएक्शन हो गया, नहीं। पहला स्टेप बस कंडेंसेशन के, बाकी नहीं। अगले स्टेप में ये जो Cl नेगेटिव बना था, ये Cl नेगेटिव इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, इस इंटरमीडिएट की, क्योंकि कार्बन में भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अब ये Cl यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। ये एक इंटरमीडिएट नया बन गया जिसमें Cl यहाँ पे आके अटैच हो गया। और फाइनल स्टेप में ये डबल बॉन्ड दोबारा यहाँ बना करेगा, ये और यहाँ से बॉन्ड ख़त्म करेगा और ये Cl यहाँ से बॉन्ड ख़त्म करेगा, तो इसमें ये SO2 बना करेगा, CH3 डबल बॉन्ड और Cl बना करेगा और Cl नेगेटिव। ये जो Cl नेगेटिव बना ये H+ के साथ मिलकर दोबारा HCl बना लेगा। तो अब जिसमें जो पूछा जा सकता है कि एक्चुअल न्यूक्लियोफाइल कौन था, भाई एक्चुअल न्यूक्लियोफाइल जिसने कार्बन पे अटैक किया, तो आपने देखा दूसरे स्टेप में Cl नेगेटिव ने कार्बन पे अटैक किया है ना, पहले स्टेप में तो अटैक ही नहीं हुआ, तो असल न्यूक्लियोफाइल Cl नेगेटिव है। तो जब Cl नेगेटिव ने अटैक किया तो वही न्यूक्लियोफाइल हो गया ना, Cl नेगेटिव यहाँ पे लग गया, OH निकल गया। अब इसमें देख लें, इसमें प्रोडक्ट क्या बना। प्रोडक्ट आपको मैकेनिज्म के अलावा यहाँ से पता लग जाता है, एसिड हैलाइड बना, HCl बना और SO2 बना। तो इसमें तीन चीज़ें हैं जो कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले स्टेप में क्या हुआ, कंडेंसेशन हुई, एक्चुअल न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल एक्चुअल, और प्रोडक्ट फाइनल क्या बना वो आपको इस इक्वेशन से ही पता चल जाएगा। बाकी मैकेनिज्म आप इसे छोड़ सकते हैं, मैकेनिज्म में और चीज़ नहीं पूछी जा सकती। स्टूडेंट हम रिएक्शन देखते हैं, एस्टर फॉर्मेशन बहुत फेमस रिएक्शन है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं अल्कोहल के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड अपना यहाँ से OH देते हैं, अल्कोहल H देता है। तो पहले तो स्टूडेंट यही बात गलत कर देते हैं, वो क्वेश्चन पूछेंगे कि इन एस्टर फॉर्मेशन द बॉन्ड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ब्रेक OH CO। तो याद रखना इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का CO बॉन्ड टूटता है और अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटता है। ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं है कि ये अपना H दे ये अपना OH दे, ये तो दूसरी किस्म का रिएक्शन है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, CH3 डबल बॉन्ड और ब्लैक वाला, इसके साथ ये OC2H5 ब्लू वाला अटैच हो जाएगा, ये एस्टर बन गया और साथ में वाटर बनेगा। अब दूसरी जो कन्फ्यूजन है ना यहाँ पे, भाई ये तो कंडेंसेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि जब भी दो मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बना दें विद एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, तो कंडेंसेशन हुआ करती है। एट द सेम टाइम ये ड्यू टू OH है, कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH दे रहा है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो अब कौन सा रिएक्शन सही है कौन सा गलत है, ये दोनों ठीक हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है, कंडेंसेशन रिएक्शन भी है। कंडेंसेशन रिएक्शन जब भी होता है उसके साथ कोई और रिएक्शन भी हो रहा होता है, तो मेन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, मेन आपने ये नाम देना है। और सेकेंडरी कंडेंसेशन का भी ऑप्शन आ जाए तो वो भी ठीक है, बोथ आ जाए तो बोथ तो फिर बेस्ट है। अगर इन दोनों में आपने मुकाबला करना तो फिर आपने इसे प्रेफर करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, ठीक है। ऐसे ही आपने एल्डोर कंडेंसेशन पढ़ा, एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन, तो कंडेंसेशन भी था, एट द सेम टाइम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी था, तो वहाँ भी आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को प्रेफर करना है, कंडेंसेशन को सेकेंडरी आपने रखना है। तो यहाँ पे देखें इसके जो स्टेप हैं मैकेनिज्म के, सबसे पहले प्रोटोनेशन होगी। प्रोटोनेशन में H+ कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन होता है, वो कहाँ पे अटैक करेगा, H+ ऑक्सीजन पे अटैक करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो ऑक्सीजन पे जब इसने अटैक किया तो C डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए हैं। अब यहाँ पे जो पहले स्टेप से प्रोटोनेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये कि भाई H+ क्या था एसिड के अलावा, न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल है, तो पॉजिटिव हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। H+ जो कैटलिस्ट है वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे बिहेव कर रहा है। दूसरी बात जो पूछी जा सकती है, H+ जब ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया तो कौन सा बॉन्ड बना, भी H+ जब भी ऑक्सीजन के पास आता है हमेशा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शेयर किया है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है, जिसमें ऑक्सीजन डोनर है, H+ एक्सेप्टर है। ठीक हो गया, ये बातें पहले स्टेप से पूछी जा सकती हैं। अगला स्टेप है अटैक ऑफ एथानॉल। तो एथानॉल जब अगले स्टेप में अटैक करेगा तो उसका ऑक्सीजन जिस पे लोन पेयर होते हैं वो कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा। भाई इसके ऑक्सीजन है जिस पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे क्यों नहीं अटैक किया, ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव है ना, और कार्बोनाइल कार्बन पे भी पॉजिटिव है, तो कार्बन पे क्यों अटैक किया, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 3 बॉन्ड बना चुके हैं। ऑक्सीजन पे अब अटैक करने का फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन नया बॉन्ड बना ही नहीं सकता, मैक्सिमम ऑक्सीजन 3 बॉन्ड ही बना सकता है, चौथा नहीं बना सकता।
तो कार्बन पे अटैक करने का फ़ायदा है, क्योंकि कार्बन पे जब भी अटैक होगा ये जो डबल बॉन्ड है आगे शिफ्ट हो सकता है, तो कार्बन एक बॉन्ड बना सकता है ये बॉन्ड सिंगल करके। तो ऐसा कर लेगा कार्बन, ये वाला C2H5 कार्बन के साथ अटैच हो गया थ्रू ऑक्सीजन, एक साइड पे H है, एक साइड पे C2H5 है। अब यहाँ पे जो बात पूछी जा सकती है कि C2H5 जिसने अटैक किया सेकंड स्टेप में, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? तो भी सेकंड स्टेप में C2H5 कार्बन पे अटैक कर है जो पॉजिटिव है, लिहाजा ये न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ भी जब इसने कार्बन पे अटैक किया तो इसने लोन पेयर के जरिए बॉन्ड बनाया जो कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। तो पहले दोनों स्टेप में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं। H प्लस साइन ट्रांसफर, तीसरा स्टेप है H प्लस साइन ट्रांसफर होगा। तो भाई H प्लस साइन कहाँ से कहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो जब यहाँ से वो टूटा तो ये C2H5 रह गया, यहाँ पे जब वो आया OH2 प्लस हो गया। तो भी किसी भी रिएक्शन के अंदर सेम केमिकल में से H प्लस का दूसरी जगह पे जाना क्या कहलाता है, टॉटोमेरिज्म। तो H प्लस साइन ट्रांसफर असल में क्या है, टॉटोमेरिज्म का स्टेप है। तो बॉन्ड कौन सा टूटा, OH के दरमियान, बॉन्ड कौन सा बना, OH के दरमियान, OH बॉन्ड ब्रेक एंड फॉर्म। तो भाई क्यों ऐसा हुआ, यहाँ से OH का बॉन्ड टूटा, यहाँ OH का बॉन्ड क्यों बना, क्योंकि ये OH2 प्लस बन गया जो कि गुड लीविंग ग्रुप है। अगले स्टेप में एलिमिनेशन होनी है, तो OH2 गुड लीविंग ग्रुप है, इसीलिए टॉटोमेरिज्म का रिएक्शन हुआ टू फॉर्म गुड लीविंग ग्रुप वाटर, ताकि OH2 या H2O बन जाए जो कि गुड लीविंग ग्रुप है। और आखिरी स्टेप एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड H प्लस। ये जो कॉम्प्लेक्स बन चुका है इसमें से अब ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देके, ये हाइड्रोजन कैटलिस्ट है जो आपने शुरू में यूज़ किया था, रीजनरेट हो गया, और ये वाला वाटर निकलेगा यहाँ से, तो ये वाटर भी निकल गया और ये प्रोडक्ट एस्टर बन जाएगा जो आपने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये फाइनल स्टेप था एलिमिनेशन का, जिसमें वाटर और H प्लस एलिमिनेट हुए और ये एस्टर बन गया। ठीक है स्टूडेंट, चूँकि हमने अभी एस्टर फॉर्मेशन पढ़ी है तो एस्टर को नेम कैसे दिए जाते हैं, इनका IUPAC नोमेनक्लेचर का मेथड क्या है और कॉमन नेम इनके क्या होते हैं। तो जब आपने इन्हें कॉमन नेम देना है ना, तो सबसे पहले आपने ये पहले ग्रुप को मिथाइल इसे नेम दे देना है। फिर जो रिमेनिंग पोर्शन है ना, जैसे ये वाला है, ये जिस एसिड से बना है, ये CH3COOH एसिटिक एसिड से बना है ना, तो आपने एसीटेट का इसे नाम देना, तो ये बन गया मिथाइल एसीटेट। ये था सेकंड वाला ग्रुप इथाइल C2H5, और ये आगे 2 कार्बन वाला रिमेनिंग है, ये एसिटिक एसिड होता है तो इसे एसीटेट का नाम देना, ये बन गया इथाइल एसीटेट। ये है प्रोपाइल, तो आपने प्रोपाइल का नाम दिया, और जो 2 कार्बन रिमेनिंग बचे उसे आपने एसीटेट का नाम दे दिया, प्रोपाइल एसीटेट। ये है मिथाइल, और ये 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन वाला ब्यूटायरिक एसिड होता है उसे ब्यूटायरेट। ठीक है, अगर होता फॉर्मिक एसिड का एस्टर OCH3 तो क्या नाम देते हैं, मिथाइल, और फिर 1 कार्बन फॉर्मेट, ये बन गया मिथाइल फॉर्मेट। लेकिन आप इन्हें IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे देंगे, तो IUPAC में पहला पोर्शन ऐसे ही है कि आपने लास्ट वाले को ऑक्सीजन के बाद वाले को पहले नाम देना है, तो वो मिथाइल ही है, आपने मिथाइल का नाम दिया। अब देखें ऑक्सीजन से पहले वाले में जितने कार्बन है आपने उतने कार्बन इसे काउंट करके इथेन का नाम देना है, अल्केन का। ठीक है, मिथाइल इथेन, आपने अल्केन लिखा, 2 कार्बन थे, फिर आपने एंडिंग ई हटा के O8 लगा देना है, O8, तो ये बन गया मिथाइल एथानोएट। यहाँ पे देखें लास्ट वाले को पहले नाम दिया इथाइल, फिर आपने क्या किया, ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला क्या होता है इथेन, एंडिंग ई हटाना है और क्या लगा देना है O8, ये बन गया इथाइल एथानोएट। यहाँ पे देखें आपने 3 कार्बन वाले को पहले नाम दिया प्रोपाइल, और ये 2 कार्बन बचे इथेन से एथानोएट। यहाँ पे देखें एंड वाले को पहले नाम दिया मिथाइल, फिर ये कितने कार्बन बचे 4 वाला क्या होता है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन लिखा, एंडिंग ई नहीं लिखना, उसकी जगह क्या लिखना है O8, तो ये बन गया मिथाइल ब्यूटानोएट। यहाँ पे देखें आपने लिखा मिथाइल, फिर आपने कार्बन काउंट किया, ऑक्सीजन से पहले वाले 1 कार्बन है, 1 कार्बन वाला क्या होता है मीथेन, मीथेन का एंडिंग ई हटाया O8 लगा दिया, मिथाइल मेथानोएट। ठीक है, तो मैंने आपको कॉमन नोमेनक्लेचर भी बता दी, IUPAC नोमेनक्लेचर भी बता दी। इसके अलावा कुछ आपकी बुक में ना
एस्टर यूज़ हुए हैं जिनके फ्लेवर आपने याद करने। ये एस्टर ना फ्लेवर के तौर पे यूज़ होते हैं। तो अमाइल एसीटेट बनाना फ्लेवर है, आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट रेस्पबेरी, बेंजाइल एसीटेट जैस्मीन, इथाइल ब्यूटाइरेट पाइनएप्पल, अमाइल ब्यूटाइरेट एप्रिकॉट और ऑक्टाइल एसीटेट ऑरेंज। ये रट्टे वाला काम है, इसे याद कर लीजिएगा। स्टूडेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही ये तीसरा रिएक्शन है विद मैकेनिज्म दैट इज़ इमाइड फॉर्मेशन। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। पहले स्टेप में अमोनिया कार्बोक्सिलिक एसिड के इस H के साथ जाके अटैच हो जाता है और CH3COO NH4+ बन जाता है। तो इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव। इसे कहा जाता है अमोनियम एसीटेट। तो पहले स्टेप में बना अमोनियम एसीटेट। नेक्स्ट स्टेप में इसमें से वाटर रिमूव होता है, यहाँ से 2 H जाएंगे, यहाँ से O जाएगा, तो ये एक ऑक्सीजन और ये 2 वाटर मिलके वाटर बना देंगे और बाकी देखें CH3CO NH, तो ये बन गया एमाइड, या इसे एसिड एमाइड भी कहा जाता है क्योंकि एसिड से बना है। अब इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म देखिएगा। पहले स्टेप में CH3COOH और अमोनिया असल में फुल रिएक्शन में तो ऐसे शो कर दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली ऐसे है नहीं। अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इस पे लोन पेयर है और ये इस कार्बन पे अटैक करता है कार्बोक्सिलिक एसिड की, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इस पे पॉजिटिव है। जब अमोनिया इस पे अटैक करता है तो ये वाला डबल बॉन्ड सिंगल हो जाता है और CH3C ये O नेगेटिव हो गया और ये रेड वाला अमोनिया इस कार्बन के साथ आके अटैच हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए, उस पर आ गया पॉजिटिव। तो पहले स्टेप में असल में किसने अटैक किया? न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? अमोनिया। और अमोनिया किस पे अटैक कर रहा है? अमोनिया अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इस पे अटैक कर रहा है। अगले स्टेप में ये जो अमोनिया ने अटैक किया तो यहाँ पे बॉन्ड बना लिया था, इसका एक हाइड्रोजन 3 में से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक ही केमिकल के अंदर जो हाइड्रोजन आयन की ट्रांसफर होती है टॉटोमेरिज्म होता है। तो अब ये दूसरा स्टेप है टॉटोमेरिज्म का। पहला स्टेप क्या था? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सेकंड स्टेप क्या है? टॉटोमेरिज्म का स्टेप है। ये वाला H यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे NH2 रह गया और यहाँ पे ये OH2+ हो गया। तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे क्योंकि अब इसके 3 बॉन्ड बन चुके हैं। तीसरे स्टेप में ये वाला नेगेटिव दोबारा यहाँ पे आके बॉन्ड बनाएगा और ये वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। वाटर जो है वो यहाँ से अलहदा हो गया और CH3C बॉन्ड और NH2, ये एमाइड फॉर्मेशन होगी, एमाइड बन गया। स्टूडेंट ये इस किस्म का चौथा रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं P2O5 की मौजूदगी में, जो कि इनमें से वाटर को निकाल लेता है। तो ये ब्लैक वाला CH3C बॉन्ड हो, इसका OH रिप्लेस हो जाएगा, इसकी जगह CH3C बॉन्ड हो, ये यहाँ पे लग जाएगा और ये इसमें से H और OH मिलकर वाटर बना देंगे। तो आप इसे कंडेंसेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, आप इसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि वाटर एलिमिनेट हो रहा है। P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, उसकी मौजूदगी में रिएक्शन हुआ करेगा। और वैसे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है ही क्योंकि OH की जगह ये न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये जो केमिकल बना है प्रोडक्ट, इसे एसिडिक एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड कहा जाता है। एनहाइड्राइड मीन्स विदाउट वाटर। तो अब तमाम रिएक्शन करने के बाद मैं आपको इसकी समरी बता रहा हूँ। हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो पढ़े हैं, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का OH रिप्लेस हुआ है हेलोजन से। ये एसिड हैलाइड फॉर्मेशन था, RC बॉन्ड हो और यहाँ पे X अटैच हो गया। हमने दूसरा रिएक्शन पढ़ा जिसमें OH रिप्लेस हो गया OR से, ये एस्टर फॉर्मेशन था। और तीसरा रिएक्शन हमने पढ़ा जिसमें OH रिप्लेस हो गया NH2 से, ये एमाइड फॉर्मेशन था। और चौथा रिएक्शन अभी हमने ऊपर पढ़ा जिसमें OH रिप्लेस हो गया OC बॉन्ड OR से, और ये आपके सामने है OC बॉन्ड OR, ये था एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। तो ये 4 किस्म के रिएक्शन है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जाता है और उसकी जगह दूसरे न्यूक्लियोफाइल आके अटैच होते हैं। स्टूडेंट देखें, हम ये क्वेश्चन करते हैं, प्रिडिक्ट
द रिएजेंट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम देखेंगे कि किस रिएक्शन के लिए क्या रिएजेंट है। व्हेन CO2 इज़ इवोल्व फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 गैस बनाते हैं, इसका मतलब है आपने इसका रिएक्शन करवाया किसके साथ, कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ, क्योंकि इसके साथ रिएक्शन से ही एसिड CO2 इवोल्व करते हैं। व्हेन अल्कोहल इज़ फॉर्म, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से आप अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, ये आपने पढ़ा था रिएक्शन ड्यू टू COOH ग्रुप, और उसमें एक थी पार्शियल रिडक्शन, एक थी कंप्लीट रिडक्शन। तो इसमें आपने कंडीशन कौन सी यूज़ की थी, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में ये अल्कोहल बना करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ कन्वर्टेड टू अल्केन्स, और कंप्लीट रिडक्शन थी, COOH ग्रुप की वजह से रिएक्शन होगा और अल्केन बने थे 6HI और फास्फोरस की मौजूदगी में। हाइड्रोजन इज़ प्रोड्यूस, कार्बोक्सिलिक एसिड से आप हाइड्रोजन कैसे बना सकते हैं, आप उसे किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवा दें, एक्टिव मेटल के साथ। OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय OR, तो भाई ये एस्टर फॉर्मेशन है और इसमें आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको अल्कोहल यूज़ करना पड़ेगा और सल्फ्यूरिक एसिड कैटालिस्ट यूज़ करना पड़ेगा, तो फिर ये एस्टर बनेगा। OH ग्रुप इज़ रिप्लेस्ड बाय X, अब आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, SOCl2 भी ऑप्शन हो सकता है, इससे भी वो एसिड हेलाइड बनते हैं, या PCl3 भी ऑप्शन हो सकता है, या PCl5 भी हो सकता है, या ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड एसिड। हम देखेंगे कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आप हैलोजन लगा दें, खासकर क्लोरीन, तो उसकी स्ट्रेंथ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ़ कार्बन के हिसाब से देखते हैं। ये है फॉर्मिक एसिड, इसमें 1 कार्बन होता है। ये स्ट्रॉन्ग होता है एसिटिक एसिड से, जिसमें 2 कार्बन होते हैं। अमूमन कार्बन बढ़ने की वजह से स्ट्रेंथ कम हो जाती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी भी है। 1 कार्बन वाला स्ट्रॉन्ग है 2 कार्बन वाले से। इसके बाद जो ये 4 कार्बन वाला है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 3 कार्बन वाले से। तो ये हमेशा नहीं होता कि कार्बन कम है तो स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन फॉर्मिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर एसिटिक एसिड, फिर है ब्यूटानोइक एसिड, फिर है प्रोपानोइक एसिड। तो आपने पहले 4 कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ याद कर लेनी है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर एसिटिक एसिड, फिर ब्यूटानोइक एसिड, फिर प्रोपानोइक एसिड। अब देखिए क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड एसिड, एक बात तो याद रखिएगा, हैलोजेंस इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। आप कोई भी हैलोजन जहाँ मर्जी लगा दें, एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हम इसके 3 केस पढ़ेंगे, पोजीशन ऑफ हैलोजन, क्लोरीन की पोजीशन कि कहाँ पे उसे लगाते हैं वो भी मैटर करता है, नंबर ऑफ़ हैलोजन, कितने क्लोरीन या कितने हैलोजन लगाते हैं, नेचर ऑफ हैलोजन, कौन सा हैलोजन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ब्यूटानोइक एसिड, अगर आप इसके ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वाला जो होता है ना, कार्बन अल्फा होता है, ये बीटा, ये गैमा, अगर आप इसे गैमा कार्बन पे क्लोरीन लगा दें तो क्लोरीन लगने से ये वाला स्ट्रॉन्ग हो गया इसके मुकाबले में। लेकिन अगर आप क्लोरीन को COOH के करीब करते जाएं, ये अल्फ़ा ये बीटा, अगर आप बीटा कार्बन पे लगाते तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता, और अगर आप अल्फ़ा कार्बन पे लगाते तो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाता। तो ये मैटर करता है कि हाइड्रोजन कहाँ पे लगाया। COOH के बिल्कुल साथ सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, COOH के एक कार्बन को छोड़ के बीटा पे, इसके मुकाबले में वीक हो गया, फिर मज़ीद आगे मज़ीद वीक हो गया, और Cl हटा दिया तो मज़ीद वीक हो गया। ठीक है, ये था पोजीशन ऑफ क्लोरीन COOH के बिल्कुल साथ स्ट्रॉन्ग एसिड। नंबर ऑफ़ क्लोरीन, आप कितने क्लोरीन लगाते हैं, देखें कोई क्लोरीन नहीं है, वीक है, आपने 1 क्लोरीन लगा दिया अल्फ़ा पे। COOH वाले कार्बन पे कभी भी कोई हैलोजन नहीं लग सकता, तो अल्फ़ा से स्टार्ट करना है। आपने अल्फ़ा पे 1 हैलोजन लगाया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। आपने अल्फ़ा कार्बन पे 2 हैलोजन लगा दिए, मज़ीद स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। आपने 3 हैलोजन लगा दिए, मज़ीद स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो जैसे ही हैलोजन की तादाद बढ़ाएंगे, एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। नेचर ऑफ हैलोजन, आप कौन सा हैलोजन लगाते हैं, देखें CH3COOH वीक है, आपने जैसे ही आयोडीन लगाया स्ट्रॉन्ग हुआ, लेकिन आयोडीन के मुकाबले में ब्रोमीन लगाने पे मज़ीद स्ट्रॉन्ग हुआ, क्लोरीन लगाने पे मज़ीद स्ट्रॉन्ग हुआ, और फ्लोरीन लगाने पे मज़ीद स्ट्रॉन्ग हुआ। तो आप कह सकते हैं कि फ्लोरीन एसिड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा बढ़ाती है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, लेकिन कोई भी हैलोजन हो, एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाता है विदाउट हैलोजन के मुकाबले में। यहाँ पे हमने देखा नंबर ऑफ हैलोजन डायरेक्ट है स्ट्रेंथ के,
और यहाँ पे हमने देखा अल्फ़ा हेलोजन अगर अल्फ़ा कार्बन पे होगा स्ट्रॉन्ग होगा बीटा के मुकाबले में, और वो स्ट्रॉन्ग होगा गैमा के मुकाबले में। ठीक है, तो इस लिहाज से आप इसे याद रखिए।